हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र इंडिस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम ऑर्किड स्पेसीज़ की एक सुंदर वैरायटी के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इन ऑर्किड्स की थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे। दोस्तों, इन ऑर्किड स्पेसीज़ का दुनिया भर में बहुत बड़ा परिवार है। इनके अलग अलग स्पेसीज़ का इतना बड़ा परिवार है कि पृथ्वी पर मौजूद छोटी बौनी मछलियों की जितनी प्रजातियां हैं, इन ऑर्किड्स की भी लगभग उतनी ही मतलब 28,000 स्वीकृत प्रजातियां इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं। साथ में हमारी पृथ्वी पर जो पंछियों की या फिर पक्षियों की प्रजातियां मौजूद हैं, उनसे लगभग 2 गुना से ज़्यादा इन ऑर्किड्स की प्रजातियां हैं। और हमारी पृथ्वी पर जो स्तनधारी जीव या फिर मैमल्स की प्रजातियां पाई जाती है, उनसे लगभग 4 गुना ज़्यादा इन ऑर्किड्स की प्रजातियां पाई जाती हैं। और हमारी बागबानी में हमने इनकी 1 लाख से भी ज़्यादा संकर किस्मों का निर्माण किया है। तो ज़रा सोचिए, इन ऑर्किड्स की इतनी बड़ी दुनिया का हम कितना स्टडी कर पाएंगे। दोस्तों, प्राकृतिक रूप में अधिकांश ऑर्किड्स की प्रजातियां दुनिया भर के उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय वातावरण में घने जंगलों में पेड़ों के मॉसी ब्रांचेस पर उगती हैं। कुछ प्रजातियां चट्टानों पर या फिर चट्टानों के ढलानों के बीच में उगती है, और कुछ प्रजातियां घास के खुले मैदानों में और जंगलों में बढ़ती पाई जाती हैं। हमारे पृथ्वी पर स्थित बर्फीले स्थानों और रेगिस्तानों के अलावा इन ऑर्किड्स की प्रजातियां दुनिया भर में सभी जगह सर्वाइव करती पाई जाती हैं, और दुनिया भर के पुष्प वनस्पति कुल में यह ऑर्किड्स परिवार दूसरे नंबर पर आता है। इतना इन ऑर्किड्स का बड़ा परिवार है। साथ में इनके जीन्स का ऑर्किड यह शब्द प्राचीन ग्रीक वर्ड ऑर्किस से आता है, और ऑर्किड शब्द को जॉन लिंडले द्वारा 1845 के दशक में स्कूल बॉटनी में पहली बार पेश किया गया। मैंने शूट की हुई इस ऑर्किड की प्रजाति को विक्टोरिया रेगिना कहते हैं। इस ऑर्किड का साइंटिफिक नेम डेंड्रोबियम विक्टोरिया रेगिनी है, और ऑर्किडेसी के बड़े परिवार में दुनिया भर में इन डेंड्रोबियम की लगभग 1400 प्रजातियां पाई जाती हैं। मूल रूप से यह प्रजाति फिलीपाइंस की मूल निवासी है। प्राकृतिक रूप में यह पौधे फिलीपाइंस द्वीप समूह के जंगलों में, जहां प्रचुर मात्रा में लिथोकॉर्पस प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं, उन पेड़ों के मॉस से ढके हुए शाखाओं पर प्राकृतिक रूप में सहजीवन के साथ बढ़ते पाए जाते हैं। और यह जंगल समुद्र तल से लगभग 1300 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन जंगलों का प्राकृतिक वातावरण बेहद नम होने के साथ ठंडा होता है, और इस वैरायटी के फूलों की नाजुक सुंदरता के कारण महारानी विक्टोरिया के सम्मान में इन फूलों का क्वीन विक्टोरिया ऐसा नाम रखा गया है। दोस्तों, यह ऑर्किड्स के फूल मल्टीपल डिफरेंट कलर शेड में आते हैं, और अलग अलग कैटेगरीज के और अलग अलग रंगों के फूल बेहद सुगंधित भी होते हैं। दोस्तों, इस विक्टोरिया क्वीन ऑर्किड्स के फूल इस तरह बहुत ही शानदार ब्लू लेवेंडर या फिर ब्लू वायलेट कलर्स में आते हैं। इन फूलों के सेंटर में इस तरह दूधिया सफ़ेद कलर की शेड होती है, और इन फूलों का यही कुदरती कलर कॉम्बिनेशन दूर से ही किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। यह फूल इन पौधों के इस तरह के परिपक्व बांबू जैसे बेतों पर ही खिलते हैं। इन बेतों पर यह फूल 1 से 3 फूलों के गुच्छों में आते हैं, और गुच्छों के कारण यह कभी कभी पूरी तरह से ब्लूम नहीं हो पाते। फूलों का रंग प्रकाश की तीव्रता और इंडोर वातावरण के अंदरूनी तापमान पर उसकी तीव्रता अनुसार बदल सकता है। इनके हर फूल में लगभग 6 पंखुड़ियाँ पीछे की तरफ मुड़ी हुई होती है। अर्ध रूप से खिले हुए इन फूलों में हल्की सुगंध होती है। वैसे देखा जाए तो यह ऑर्किड्स के फूल इनका डॉर्मेंसी पीरियड छोड़कर साल भर में कभी भी खिल सकते हैं, लेकिन यह पौधे वसंत की शुरुआत से लेकर मतलब अप्रैल से लेकर जून के अंत तक पूर्ण क्षमता से खिलते हैं। यह ऑर्किड्स के फूल दीर्घजीवी होने के लिए बेहद मशहूर है, क्योंकि वातावरण अनुकूलता अनुसार यह फूल लगभग 1 से 1.5 महीना या फिर उससे भी ज़्यादा काल तक पौधे पर खिले रहते हैं। इस विक्टोरिया क्वीन के सुंदर फूल भी एवरेजली 4 से 6 हफ्तों तक पौधे पर बने रहते हैं, लेकिन पॉलिनेटर्स जैसे परागकर्ताओं के द्वारा परागीकरण के बाद यह जल्द ही मुरझा जाते हैं। इन पौधों की बांबू जैसी बेंत या फिर मैच्योर ओल्ड स्टेम पर बहुत लंबे समय तक अनेक ऋतु में इनके फ्लावर्स खिल सकते हैं। इसलिए हमारे गमलों या पॉट से इन बेतों को पूरी तरह से सड़ने के बाद ही हमें निकालना है। दोस्तों, इन ऑर्किड्स की ग्रोथ बॉटम लेवल पर थोड़ी नैरो टाइप होती है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में पेड़ों की शाखाओं पर लटकते हुए यह बढ़ते हैं, क्योंकि यह ऑर्किड स्पेसीज वृक्षचर वनस्पति के कैटेगरी में आती है।
यह ऑर्किड्स की प्रजातियां प्राकृतिक वातावरण में दूसरे पेड़ों पर सहजीवन के साथ बढ़ती है और यह सहजीवन उनके पूरे जीवन काल में बरकरार रहता है। जैसे कि यह पौधे सहजीवन के साथ कार्बन, शर्करा, खनिजों और पोषक तत्वों के लिए कवक या फिर मॉस पर निर्भर रहते हैं और इसीलिए इन ऑर्किड्स प्रजाति के रूट्स पोषण मूल्यों का शोषण करने के साथ साथ वातावरण की आर्द्रता को भी शोषित करने वाली एरियल रूट्स जैसी कुदरती संरचना वाली होती है। इनकी जड़ों में हवा की आर्द्रता का शोषण करने वाले वैलेमेंट टिश्यूज होते हैं। इसका सिमिलर एग्जाम्पल देखा जाए तो बारिश के दौरान उगने वाले कुकुरमुत्तों के पौधों को हम सभी लोग जानते हैं। कुकुरमुत्ते के पौधे भी ठीक इसी तरह सहजीवन के साथ अपना जीवन काल व्यतीत करते हैं और इसीलिए इन ऑर्किड्स के पौधों को हम हल्की पॉटिंग मिक्सचर मिट्टी के साथ नारियल के छिलकों के साथ ग्रो करते हैं, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण प्रणाली अनुसार मॉस या फिर शैवाल के साथ सहजीवन में बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह नारियल के छिलकों के साथ या फिर दूसरे सिमिलर रेशेदार वस्तु या पदार्थों के साथ यह पौधे सहजीवन प्रणाली के साथ अपनी ग्रोथ कर सकें। दोस्तों, इन ऑर्किड्स के पौधों की पानी की ज़रूरत के बारे में देखा जाए तो गर्मियों के दिनों में इनकी पानी की ज़रूरत थोड़ी सी हल्की मीडियम कैटेगरी में आती है। इसलिए गर्मियों के दिनों में इन पौधों के जड़ों के पास और इसके आसपास के वातावरण में भी लगभग 50% वाटर ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है और ओवरहेड वाटरिंग के बजाय इनकी जड़ों के पास हमेशा एक आइडियल मॉइस्चर हमें बनाए रखना है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण में जंगलों में पेड़ों के ब्रांचेस पर मॉस जीवित रहने के साथ अच्छी तरह से सर्वाइव करता है और उसी मॉसी ब्रांचेस पर बिना पानी के यह ऑर्किड्स खिलते हैं। इससे इस बात को हमें नोट करना है कि वहाँ का प्राकृतिक वातावरण तेज़ गर्मियों के दिनों में भी बेहद नम होने के साथ उन जंगलों में 50% से भी ज़्यादा वाटर ह्यूमिडिटी मौजूद होती है। इसलिए हमारे इंडोर प्लांट गैलरी में भी हमें एक आइडियल मॉइस्चर इन पौधों के आसपास मेंटेन करने की कोशिश करनी है। ज़्यादातर यह ऑर्किड्स प्रजाति के पौधे नल के पानी के बजाय बारिश का पानी या फिर डायरेक्ट रेन वाटर को काफ़ी पसंद करते हैं। दोस्तों, इन पौधों की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो यह पौधे इंडोर वातावरण में बढ़ने वाले पौधे हैं। ज़्यादातर यह पौधे पॉली हाउस जैसी संरचना में या फिर आर्टिफिशियल मीडियम लाइट में अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं। साथ में ज़्यादातर प्रातःकालीन सुबह की हल्की सूरज की धूप इन पौधों को हम दे सकते हैं। लेकिन हमें यह बात ध्यान रखनी है कि यह पौधे इंडोर वातावरण में मध्यम प्रकाश के साथ बढ़ने वाले पौधे हैं। इन पौधों का प्रोपोगेशन प्राकृतिक वातावरण में इनके बीजों से होता है और स्टेम कटिंग के माध्यम से भी इनको हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। इनका प्रोपोगेशन मेथड ज़रूरत पड़ने पर दूसरे और एक वीडियो में हम देखेंगे। फर्टिलाइज़र के बारे में देखा जाए तो इन पौधों को ज़्यादातर हमें ऑर्गेनिक बेस्ड फर्टिलाइज़र ही देनी है। साथ में हमारे रसोई घर के दाल या चावल के पानी जैसे होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी दे सकते हैं। साथ में रासायनिक उर्वरकों के रूप में हम पौधे की ग्रोथ अनुसार NPK बेस्ड लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इन पौधों को दे सकते हैं और फ्लावरिंग पीरियड के दौरान थोड़ी सी फास्फोरस बेस्ड खाद भी हम इन पौधों को दे सकते हैं, जिनसे इन पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होने में मदद होती है। दोस्तों, ज़्यादातर यह ऑर्किड्स की प्रजातियाँ नॉन टॉक्सिक कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि इन ऑर्किड्स की कुछ प्रजातियों की पत्तियों को सजावट के तौर पर इस्तेमाल करने के साथ साथ फिस्की या रम के साथ साथ बेकिंग जैसे कुछ खाने के पदार्थों में स्वाद लाने के हेतु कुछ प्रोसेस के अंतर्गत किया जाता है। साथ में यह ऑर्किड्स के फूल सुगंधित होने के कारण इनकी कई प्रजातियों का उपयोग सुगंधित इत्र बनाने के लिए किया जाता है। वैद्यकीय चिकित्सा में इनकी कुछ प्रजातियों का उपयोग अरोमा थेरेपी जैसे चिकित्सक पद्धति में, कुछ मनोविकार जैसे डिजीज में और कुछ शारीरिक व्याधियों के इलाज हेतु किया जाता है। और इन ऑर्किड्स के फूलों की मन को रिझाने वाली सुंदरता के कारण दुनिया भर के कई राष्ट्रों ने अलग अलग ऑर्किड के स्पीसीज को अपना राष्ट्रीय फूल घोषित किया है। दोस्तों, पुष्प वनस्पति में इन ऑर्किड्स का दुनिया में दूसरे नंबर पर स्थान है। इनका इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी जलवायु परिवर्तन और हम इंसानों द्वारा किए गए हमारे भौतिक विकास प्रक्रिया के अंतर्गत ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट जैसे कुदरती मूल ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली अप्राकृतिक ह्यूमन प्रोसेस के कारण कुदरत ने ऑर्किड्स की कई प्रजातियों को खो दिया है, जिनको कुदरती रूप से पुनर्निर्माण करना हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा, तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।